नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार 12th आर्ट्स एमपी स्टडीज सेंटर पर आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम जनसंख्या चैप्टर ज्योग्राफी का जनसंख्या चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखे थे, ठीक है। तो आज जो है हम इसका लघु टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से जो है अपना लोग को दीर्घ नहीं पूछा जाता है। दीर्घ पूछा जाता है लेकिन बहुत पहले पूछा था, तो वही अनुसार अभी हम देखेंगे अब लघु टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, जनसंख्या है तो जनसंख्या, जैसा कि आप लोग को पता है कि जनसंख्या चैप्टर क्या होता है। पिछली क्लास में हम बताए थे कि किसी क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अपना पढ़ना यहाँ जनसंख्या घनत्व, ये जो है आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका हो, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व होता है क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अपना जो कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कितना किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें जो लोग रहेगा ना वो हमारा जनसंख्या घनत्व कहता है, ठीक है। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। देखिए जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है क्या, जैसे कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल, ठीक है। ये होता है अपना जनसंख्या घनत्व का परिभाषा। आप लोग क्या करिएगा, परिभाषा अगर पूछे जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते तो लिखिएगा प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। वही जनसंख्या घनत्व बराबर लिख दीजिएगा कि कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल, ठीक है। इतना लिख देते हैं तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि लघु का जो होता है अपना 3 से 4 लाइन का उत्तर देना पड़ता है, इतना ही में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, देखिए जनसंख्या घनत्व के 4 प्रकार होता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के प्रकार होता है भाई, तो 4 ऑब्जेक्टिव में पूछे कि जनसंख्या घनत्व को कितना प्रकार होता है, तो 4। लेकिन इसमें से 4 गो है ना, जो दो गो जो है बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो आप लोग दुइयों गो पर ध्यान दीजिएगा, बाकी 2 गो जो है बहुत कम बार पूछा है, ठीक है। देखिए पहला जनसंख्या घनत्व है, ये अपना कभी नहीं पूछा है। अंकगणितीय घनत्व है, ये अपना कभी नहीं पूछा। दूसरा है आर्थिक घनत्व, ठीक है। तीसरा है अपना कायिक घनत्व, ये जो है अपना वीवीआई है, ठीक है। ये जो है वीवीआई है, ये भी अपना क्या बार पूछा हुआ है, ठीक है। चौथा है अपना कृषि घनत्व, ठीक है। ये भी अपना वीवीआई है, ये भी क्या बार पूछा। तो हम देखिए साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड की सुविधा नहीं है, उसी के तरह हम जो है क्या कहें हैं कि उसका फार्मूला लिख दिए, ठीक है। फार्मूला के अनुसार हम परिभाषा आपको समझा देते हैं, आप अपना समझ के बना लीजिए, ठीक है। देखिए अंकगणितीय घनत्व का फार्मूला क्या होता है, प्रदेश की कुल जनसंख्या बट्टा प्रदेश की कुल क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या और किसी प्रदेश के उसी प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम कहेंगे अंकगणितीय घनत्व। यानी कि प्रदेश की कुल जनसंख्या और उस प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम कहेंगे अंकगणितीय घनत्व, ठीक है। ये टाइप का अपना फार्मूला के बेस पे हम परिभाषा बना दिए हैं। कोशिश करिएगा आप लोग बनाने का, बन जाता तो और अच्छी बात है, नहीं तो हम इस चैप्टर का नोट्स जो होता है अपना शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, आप लोग वहां से भी देख के बना लीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए आर्थिक घनत्व होता है, ठीक है। तो देश की कुल जनसंख्या बट्टा देश के संपूर्ण संसाधनों का मूल्य, यानी कि देश में कितना जनसंख्या है, ठीक है, देश में कितना जनसंख्या, उसके संसाधनों के अनुपात क्या कहेंगे भाई, तो कहेंगे हम आर्थिक घनत्व, ठीक है। यानी कि देश की कुल जनसंख्या और उसी देश के कुल संसाधनों के मूल्य को हम कहेंगे आर्थिक घनत्व, ठीक है। दूसरा अपना पॉइंट है, तीसरा है अपना कायिक घनत्व। देखिए कायिक घनत्व अपना वीवीआई है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा चुका है, ठीक है। कि ऐसे पूछेगा आप लोगों से कायिक घनत्व से आप क्या समझते हैं या कायिक घनत्व का अर्थ क्या है, तो वही आप क्या करिएगा कि आप फार्मूला के बेस पे आप जो है परिभाषा दे सकते हैं। अगर ये भी लिख देते तो आपको 2 नंबर के, अगर ये याद है तो आप लिख देते तो आपको 2 नंबर के बजाय 1 नंबर भी मिल सकता है। अगर आप यहाँ से फार्मूला बना लेते तो आपको फुल नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए क्या होता है, देश की कुल जनसंख्या, मतलब देश की कुल जनसंख्या है, उसके बाद कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। यानी कि देश की कुल जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि के अनुपात को हम क्या कहेंगे, तो कायिक घनत्व कहेंगे। यानी कि देश की कुल जनसंख्या, देश में जितना लोग रहा ओकर संख्या को, और वहाँ पर जितना खेती बाड़ी किया जाएगा जिस भूमि पर, ओकरे अनुपात को हम कहेंगे कायिक घनत्व। फिर से देख लीजिए, आप लोग नहीं समझे तो देश की कुल जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि के अनुपात को हम कहेंगे कायिक घनत्व। चौथा अपना है
कृषि घनत्व, ये भी अपना वीवीआई है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा चुका है कि कृषि घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है कि देश की कुल जनसंख्या बट्टा कृषि में सम्मिलित लोगों की संख्या के अनुपात को हम कहते हैं कृषि घनत्व। देखिए या फिर से देख लीजिए, देश की कुल जनसंख्या और कृषि में सम्मिलित लोगों की संख्या के अनुपात को हम कहें कृषि घनत्व। देखिए क्या हुआ कि देश अपना भारत देश है, ठीक है। भारत देश 2011 की जनगणना के अनुसार अपना जनसंख्या कितना है तो भाई 121 करोड़ है, ठीक है। यानी कि 121 करोड़ में से कितना लोग जो है कृषि वाला कार्य कर रहा है या खेती बाड़ी कर रहा है, उसी के अनुपात को हम कहेंगे कृषि घनत्व, ठीक है। तो आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे ऑब्जेक्टिव में कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है तो 121 करोड़ है, ठीक है। वहीं बताए थे कि जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये सब पिछले क्लास में ऑब्जेक्टिव में देख चुके हैं। तो इस क्लास में हम समय को न बर्बाद करते हुए हम सब्जेक्टिव जो है महत्वपूर्ण वो देखते हैं, ठीक है। देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक, ठीक है। देखिए ये जो है बहुत ही वीवीआई है, ये सवाल जो है बहुत वीवीआई, क्योंकि ये जो है 2025 में वीवीआई है, ठीक है। क्योंकि ये जो है 2025 में 5 नंबर में सवाल पूछा, ठीक है। और लघु में भी पूछा है और जो है अपना शॉर्ट में भी पूछा है, ठीक है। यानी कि 2 नंबर में भी पूछा और 5 नंबर पूछा। 2 नंबर में ई टाइप से पूछा कि भारत जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला 4 भौगोलिक कारक को लिखे, ठीक है। ऐसे करके लघु में पूछा। दीर्घ में पूछा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो देखिए अपना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। पहला अपना जल की उपलब्धता, ठीक है। तो हम यहाँ से आप लोग को सब्जेक्टिव टाइप का भी बता देते हैं, ठीक है। पहला अपना है जल की उपलब्धता, ठीक है। देखिए यहाँ से जिस क्षेत्र में जल अच्छे मात्रा में पाया जाता हो उस क्षेत्र में लोग जो है अधिक रहना पसंद करता, ना कि वर्षा वाला क्षेत्र में, ना कि गर्मी वाला क्षेत्र में। आपका यहाँ से 5 नंबर का भी सवाल बन जाएगा। अगर कहे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता के बारे में लिखिए, तो जिस क्षेत्र में जल जो है सामान्य रूप से पाया जाता है उस क्षेत्र में जो है लोग अधिक रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना भू आकृति, ठीक है। भू आकृति में क्या होता है, देखिए लोग जो है उभर खावर मतलब ऊंच नीच वाला पर रहना नहीं पसंद करता, ऊंच नीच भूमि पर रहना पसंद नहीं करता, लेकिन समतल भूमि और मैदानी भाग पर लोग जो है रहना पसंद करता है। अपना जो है तीसरा जलवायु, ठीक है। देखिए यहाँ से एगो आपको ऑब्जेक्टिव भी बता देते हैं। जैसे सवाल पूछेगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है तो जलवायु, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है। इस सबसे क्या है, ये जो है जलवायु अपना महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे पूछेगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है तो जलवायु, ठीक है। दूसरा देखिए अपना यानी कि चौथा अपना है मृदा, ठीक है। देखिए समतल भूमि और कृषि योग्य भूमि पर लोग रहना पसंद करते, ठीक है। फिर से देखिए टोटल हम चारों पॉइंट को हम फिर से पढ़ लेते हैं। जल की उपलब्धता में क्या लिखिएगा कि जिस क्षेत्र में जल जो है सामान्य रूप से पाया जाता है उस क्षेत्र में लोग रहना पसंद करता है, ना कि सूखा वाला इलाका में लोग नहीं रहेगा, ठीक है। अगला है हमारा भू आकृति। उबड़ खाबड़ वाले मैदानी भागों में लोग रहना नहीं पसंद करता है, लेकिन समतल मैदान वाले भाग में लोग अधिक रहना पसंद करता है। जलवायु देखिए सामान्य मौसम, ना कि ज़्यादा ठंडा ना कि ज़्यादा गर्म, ठीक है। इस सब इलाका में लोग नहीं रहता, लेकिन जो सामान्य मौसम होता है उसमें लोग अधिक रहना पसंद करते। ये जो है ना हमारा प्रभावित करता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उसका मृदा है कि देखिए मृदा मतलब मृदा को ही हम कहते हैं मिट्टी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मिट्टी हमारा बंजर मिट्टी पर कोई रहना पसंद करेगा, बंजर मिट्टी वाला इलाका में कोई अपना घर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर घर बना लिया तो फिर क्या होगा कि वहाँ उसको खेतीबाड़ी करने के लिए मतलब वहाँ पर इलाका जो बंजर है तो वो घर बना के ना रहेगा, सिर्फ खेतीबाड़ी कैसे कर लेगा, कृषि का कार्य कैसे कर पाएगा। उसको लिए जीवन जीने के लिए क्या चाहिए भाई, अनाज चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए। तो यही हमारा है मृदा में क्या होता है कि जिस क्षेत्र में मृदा जो होता है अच्छी उपजाऊ पाई जाती है उस क्षेत्र में क्या होता है कि लोग अधिक रहना पसंद कर, ठीक है। तो देखिएगा अगला हमारा टॉपिक है जो जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन के भाई घटक क्या होता है तो पूछे घटक क्या होगा जनसंख्या परिवर्तन को, तो 3 गो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, कहेगा निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, या निम्नलिखित में से
अरे जनसंख्या परिवर्तन के घटकों कितने होते हैं, तो 3 होता है। देखिएगा, पहला होता है हमारा जन्म दर होता है, दूसरा होता है मृत्यु दर, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है मृत्यु दर, तीसरा हमारा होता है प्रवास, ठीक है। तो मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास। तो हम जानते हैं जन्म दर एक एक करके हम तीनों का परिभाषा देख लेते हैं, क्या होता है जन्म दर, क्या होता है मृत्यु दर, क्या होता है और प्रवास क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा, जन्म दर का परिभाषा हम यहाँ पर दिए कि प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। यानी कि प्रति 1000 महिलाओं पर जितना भी बच्चा जन्म लेगा ना, जो जीवित होगा, वो हमारा जन्म दर कहता है, ठीक है। यानी कि प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को हम क्या कहेंगे, तो भाई जन्म दर कहेंगे, ठीक है। जन्म दर पता है ना, जन्म दर क्या होता है कि जो जीवित रहेगा वही ना जन्म दर हमारा कहलाएगा। जितना महिला है, प्रति 1000 महिला है, उसमें से क्या जितना बच्चा जन्म लिया उसमें से जो जीवित है वही हमारा जन्म दर हुआ, ठीक है। तो जन्म दर का फार्मूला एगो होता है, देखिएगा, अगर फार्मूला याद रखते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आप लोग का 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। देखिएगा, फार्मूला क्या होता है, जीवित बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या बट्टा स्त्रियों की संख्या गुने 1000। फार्मूला ये है हमारा, जीवित बच्चों की संख्या बट्टा स्त्रियों की संख्या गुने 1000, ठीक है। पूछेगा कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं, तो जन्म दर से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को हम क्या कहेंगे, तो भाई जन्म दर कहेंगे। जन्म दर का फार्मूला क्या है, तो जीवित बच्चों की संख्या बट्टा स्त्रियों की संख्या गुने 1000, ये हमारा जन्म दर का हुआ, ठीक है। दूसरा हमारा मृत्यु दर, मृत्यु दर का होता है क्या कि प्रति 1000 जनसंख्या पर, क्या प्रति 1000 जनसंख्या पर मरे गए लोगों की संख्या को हम क्या कहेंगे, तो मृत्यु दर, क्या मतलब कि टोटल जनसंख्या, मतलब 1000 जनसंख्या पर जितना लोग मरेगा उसी को ना मृत्यु दर कहेंगे, ठीक है। देखिए, प्रति 1000 जनसंख्या पर मरे गए लोगों की संख्या को हम कहेंगे मृत्यु दर, ठीक है। वहाँ देखिए अगला कह रहा मृत्यु दर का फॉर्मूला, देखिए मृत्यु दर बराबर है मरे गए लोगों की संख्या बट्टे कुल जनसंख्या गुने 1000, ठीक है। यानी कि मरे गए लोगों की संख्या बट्टा कुल जनसंख्या और गुने 1000, ठीक है, ये हमारा मृत्यु दर का हो, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोगों का एक बार नई का क्वेश्चन बना है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये हमारा सवाल जो है बहुत बार पूछ चुका है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर, ठीक है। देखिएगा, जन्म दर होता है क्या है, एक तरफ लिखिएगा जन्म दर और मृत्यु दर, डरी खींच के आप लोग बना लीजिए या कोशिश करिए बनाने का, बन जाता तो और अच्छी बात है। क्या होता है कि प्रति 1000 महिलाओं के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को हम कहेंगे जन्म दर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर लिखिएगा मृत्यु दर में कि प्रति 1000 जनसंख्या पर मरे गए लोगों की संख्या को हम मृत्यु दर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जन्म दर का दूसरा लिखिएगा, जन्म दर बराबर जीवित बच्चों की संख्या बट्टा स्त्रियों की संख्या गुने 1000, ये हमारा दूसरा हुआ जन्म दर का, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा अंतर में मृत्यु दर का, मरे गए लोगों की संख्या गुने 1000 बट्टा कुल जनसंख्या, ये हमारा मृत्यु दर का, ठीक है। उसका देखिएगा प्रवास होता है तीसरा, तो प्रवास किसे कहते हैं, देखिए प्रवास कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही प्रवास या प्रवसन कहलाता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही, जैसे बिहार से लोग जो है बाहर क्या करने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, बेरोजगार नहीं है तो अदर दूसरा राज्य में जाके वहाँ काम करते हैं, ठीक है, वहाँ बस जाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाके रहते हैं, उसी को हम प्रवास कहते हैं, ठीक है। प्रवास को हम कहते हैं, प्रवास को हम क्या कहते हैं, तो प्रवसन कहते हैं। उसके बाद कहेंगे हम यात्रा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं इसको स्थानांतर भी कह सकते हैं, स्थानांतरण, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, सवाल यही है, यहाँ पर चेंज कर देगा कि स्थानांतर से आप क्या समझते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही प्रवास या स्थानांतर या यात्रा या प्रवसन कहलाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप लोग का 5 नंबर का सवाल भी बन गया, जैसे कहेगा कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटकों का वर्णन कर, ठीक है। तो तीनों का लिखेंगे, तीनों का एकदम डीप से वर्णन कर देंगे, तो ये हमारा जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर मिल जाएगा, आप लोग इतना कर लेते हैं। तो एगो हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर, ये भी बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर होता है क्या, तो 2 समय बिंदुओं में लोगों की संख्या में जो वृद्धि होती है उसी को हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। यानी कि 2 समय बिंदु, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2025 है, ठीक है, और 2026 आने वाले, ठीक है। तो 2025 और 2026 के बीच में कितना जनसंख्या बढ़ा
वही उसी को हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, दो समय बिंदुओं में लोगों की संख्या में जो वृद्धि होता है उसी को हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, देखिए भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 1.64 है प्रतिशत। ठीक है, भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इतना सब। मस्ट वीवीआई जो है क्लास 12th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जनसंख्या जो है बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन अगर आप लोग मेरा ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का क्लास कर लेते हैं तो आप लोगों से पूरा बन जाएगा। जितना पूछा जाता है इस चैप्टर से उतना बन जाए, क्योंकि अभी क्या करना है कि अभी अपने लोग को स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। अभी डीप में पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोगों का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब, अपने फ्रेंडों में जो लोग 12th का तैयारी बेहतर से करना चाहता है उसको शेयर करिए। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल MP स्टडी 12th आर्ट्स क्लास। ठीक है, इस चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिए। लास्ट में अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत या समझने में दिक्कत हुआ होगा, ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे अगला भी वीडियो उस टाइप का बना दे जो आप लोग समझ जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।